Hello friends, I am Sonali Jai Mehta, Science Faculty at Career Classes. In this video series, we are talking about your second important portion of chapter number 6, Life Processes. In this particular video, we will talking about the respiration. Now, what is the respiration? The process of breakdown of food in presence of oxygen to release energy is known as respiration. Respiration is very important activity for all the living organism. In this process, organism receives oxygen from the environment and using this oxygen, they will break down the food, especially glucose, to release energy and the energy which is released in form of ATP. Now, what is the whole process of respiration? Let us understand. So, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगी वो उन्हें फूड पार्टिकल से मिलेगी। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड अपटेक करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या न्यूट्रिशन वो फूड उनके बॉडी में स्टोर होगा। अब जब ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होगी तब क्या होगा कि जो स्टोर फूड है वो फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, बर्न होगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे अपनी डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और एग्जैक्टली ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होगी वो समझते हैं। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाया गया है, ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन का। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। हम जो बेसिकली खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना जो होगा वो डाइजेस्ट होने के बाद एक्स फॉर एग्जांपल हम रोटी खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा आफ्टर डाइजेशन हमने देखा, आफ्टर डाइजेशन वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज हमारा न्यूट्रिशन है, फूड पार्टिकल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ग्लूकोज जो होगा उसी का ब्रेक डाउन होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्ट क्या बनेगी, एटीपी बनेगी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। तो ग्लूकोज जो है वो हमारे लिए सबस्ट्रेट हो गया और एटीपी जो है एनर्जी जो है वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो गई इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में मेनली ग्लूकोज यूज होता है तो हम ग्लूकोज को या एनी अदर फूड मटेरियल को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, राइट। तो पूरा इक्वेशन हो गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी जो है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी करेंसी है। मतलब जब भी कोई फूड मोलेक्यूल ब्रेक डाउन होगा और उससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सैलरी होगी, एक्स्ट्रा सेविंग्स होगी तो हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे इन एफडीज। जब भी हमें जरूरत होगी मनी की तब वो हम फिक्स डिपॉजिट ब्रेक कर सकते हैं और हमें एनर्जी मिल जाएगी। सेम वैसे ही जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हेन बॉडी नीड्स द एनर्जी ये एटीपी ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। सो आगे देखते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है और कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं।
सो बेसिकली रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस जो होगी वो दो स्टेप में परफॉर्म होती है। सबसे पहले होगा गैसियस एक्सचेंज और उसके बाद होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब पहली जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज, इसमें क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। हमने इक्वेशन में देखा कि रेस्पिरेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो हमारी बॉडी रिमूव कर रही है, रिलीज हो रहा है फ्रॉम आवर बॉडी। तो इंटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज अलग अलग तरीके से होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। पर दो स्टेप में रेस्पिरेशन हो रहा है, पहले गैसियस एक्सचेंज होगा। अब ये पहले स्टेप में ऑर्गेनिज्म का काम क्या होगा कि वो अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन इनहेल करेगा और अपनी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसे एक्सहेल करेगा। तो ये पूरे स्टेप को हम बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे हमें दिखाया गया है ह्यूमन का लंग का जूम करके पार्ट हमें दिखाया गया है कि एटमॉस्फेयर में से ह्यूमन के एल्वियोली में ऑक्सीजन एंटर हो रहे हैं, और जो भी ऑक्सीजन एंटर हो रहा है लंग में वो वहां से जा रहा है ब्लड में। तो ब्लड जो होगा वो हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और सेकेंडली हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो ब्लड लेके आ रहा है लंग्स तक, तो लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जा रहा है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर एक बार सेल के पास ऑक्सीजन आ गया तो सेल का काम होगा कि वो ऑक्सीजन को यूज करके वो फूड पार्टिकल को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे और उसमें से एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, यहाँ पे हमें दो प्रोसेस एक साथ दिखाई गई है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन। दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से टोटली रिवर्ट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम क्या देखते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा तो सोलर एनर्जी को यूज करके प्लांट जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मर्ज करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज बना वो सेल के अंदर जाके क्या करेगा, जब सेल को एनर्जी की जरूरत होगी तब ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, राइट, और उसका ब्रेक डाउन होगा और उसमें से अगेन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जो एनर्जी हमें दिखाई है एटीपी के फॉर्म में, ये एनर्जी रिलीज होगी और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो जो सेल के अंदर हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो स्टेप में होता है, नंबर वन that is gaseous exchange and number two cellular respiration. नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। कुछ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं और कुछ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अभी अभी तो आपने बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो विदाउट ऑक्सीजन फूड कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। थ्री वेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो तीन तरीके से ब्रेक डाउन होता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैसे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग ग्लूकोज।
तो यहाँ पे हमें एक चार्ट फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ग्लूकोज मोलेक्यूल। ग्लूकोज मोलेक्यूल जो है वो 6 कार्बन का बना हुआ एक मोलेक्यूल है, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज मोलेक्यूल स्प्लिट हो जाएगा और उसमें से बन जाएगा पाइरूवेट, 3 मोलेक्यूलर कंपाउंड पाइरूवेट बनेगा, ठीक है। अब ये पाइरूवेट जो है ग्लूकोज 6 मोलेक्यूल कार्बन था, वो स्प्लिट हो गया, टूट गया और उसमें से 2 मोलेक्यूल ऑफ पाइरूवेट बन गए। जब ये ग्लूकोज का एक मोलेक्यूल टूटेगा, उसके बॉन्ड्स टूटेंगे और पाइरूवेट के 2 मोलेक्यूल बनेंगे, तब भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 2 एटीपी रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है और ये प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है, ग्लूकोज का मोलेक्यूल है वो ब्रेक हुआ और उसमें से पाइरूवेट बना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोसॉल में ये प्रोसेस होती है। अब देखने वाली बात ये है कि पाइरूवेट अलग अलग 3 तरीकों से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला है दैट इज इथेनॉल फर्मेंटेशन, ठीक है। इथेनॉल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के यहाँ पे हम 2 तरीके देखने वाले हैं। नंबर 1 इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड नंबर 2 दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, राइट। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब फूड पार्टिकल में से एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो वो प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे एनारोबिकली 2 तरीके से ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हो रही है। पहला हम देखेंगे इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब ये जो इथेनॉल फर्मेंटेशन है वो यीस्ट सेल के अंदर होता है। यीस्ट के अंदर इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। यीस्ट क्या करेगा, इसके अंदर ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में, ग्लूकोज जो होगा वो पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद पाइरूवेट जो होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 मोलेक्यूल, 3 कार्बन मोलेक्यूल में, सॉरी 2 कार्बन मोलेक्यूल में कन्वर्ट होगा। पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मोलेक्यूल है और वो कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन मोलेक्यूल दैट इज इथेनॉल में। और साथ ही साथ एक कार्बन का मोलेक्यूल एज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी दैट इज 2 एटीपी। 2 एटीपी के मोलेक्यूल रिलीज होंगे, मतलब हमें पूरे प्रोसेस से एनर्जी मिलेगी 2 एटीपी। और पाइरूवेट जो है 3 कार्बन पाइरूवेट जो है वो इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इथेनॉल बन रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस को इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहले तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया दैट इज इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब दूसरा जो होगा वो होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन के मसल सेल में होता है। कैसे होता है समझते हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हमारे बॉडी के मूवमेंट बहुत ज्यादा है और ये मूवमेंट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, राइट। पर जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतना स्पीड से ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक पहुंच नहीं पाता है। तो इन दैट केस हमारे बॉडी के मसल सेल कैसे बिहेव करेंगे, बिकॉज हम तो कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर ही रहे हैं और एक्सरसाइज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं हमारे मसल सेल। तो इन दैट केस मसल सेल क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देंगे इन लैक्टिक एसिड। जो पाइरूवेट 3 कार्बन कंपोनेंट है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। क्यों लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे मसल सेल को एक्सरसाइज के दौरान इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड में। और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होंगी दैट इज 2 एटीपी। 2 एटीपी के मोलिक्यूल यहाँ पे भी रिलीज होंगे, राइट। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब इथेनॉल फर्मेंटेशन होता कैसे है,
ईस्ट सेल के अंदर ग्लूकोज जो होगा वो पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, उसके साथ 2 एटीपी रिलीज हो जाएंगे। अब पाइरूवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल मॉलिक्यूल में, साथ ही साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 2 एटीपी रिलीज होंगे। ये पूरा हो गया इथेनॉल फर्मेंटेशन जो कि परफॉर्म करते हैं यीस्ट के सेल। सेकेंडली दूसरा है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन के मसल सेल में होता है। ठीक है, इन ह्यूमन मसल सेल ग्लूकोज जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन पाइरूवेट। और जब भी हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब भी ह्यूमन मसल सेल के पास ऑक्सीजन कम होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देंगे, 3 मोलेक्यूल पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देंगे 3 मोलेक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड ओनली, और 2 एटीपी रिलीज होंगे। अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल सेल में डिपॉजिट होता जाता है। तो जब भी हमने नोटिस किया है, जब भी हम बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, हमें पेन होता है, हमें क्रम्स फील होता है। तो ये क्रम्स क्या है? नथिंग बट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल सेल में डिपॉजिट होता जाता है, तो हमें मसल क्रम्स फील होते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मसल सेल को एक्सरसाइज के बाद जैसे जैसे उनको ऑक्सीजन मिलता जाएगा, अगेन ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे क्रम्स चले जाएंगे। राइट, तो हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप, दैट इज इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखते हैं कि नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल कैसे ग्लूकोज से एटीपी प्रोड्यूस करता है। व्हेन सेल हैज इनफ ऑक्सीजन तब क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का बना हुआ एक कंपोनेंट है। ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्लिट होके पाइरूवेट बना रहा है, 2 एटीपी रिलीज हो रहे हैं। अब जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी सेल के साइटोप्लाज्म से, वो मूव करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमें सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल जो है वो एटीपी जनरेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो पाइरूवेट के मोलेक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो 3 कार्बन कंपोनेंट पाइरूवेट को क्लीव करेंगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज होंगे और साथ ही साथ वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होगी, दैट इज टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन से एक ग्लूकोज मोलेक्यूल अगर स्प्लिट होगा तो एरोबिकली, तो उसमें से 38 एटीपी रिलीज होंगे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही लो अमाउंट में होती है, बहुत ही कम होती है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट इज 38 एटीपी रिलीज होंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑब्वियसली वो टेक्स प्लेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। सेकेंडली एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मोलेक्यूल जो होगा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा, पूरी तरह से ब्रेक होगा। पूरा ग्लूकोज मोलेक्यूल ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड के मोलेक्यूल्स बन जाएंगे, इसीलिए इसमें एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वाइल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज मोलेक्यूल होगा वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा। ग्लूकोज से 3 कार्बन पाइरूवेट बनेगा और पाइरूवेट से 2 कार्बन इथेनॉल बन जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। हर एक मोलेक्यूल स्प्लिट होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। और एरोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंडली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेरेज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड।
ठीक है। इथेनॉल फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनेगा जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और लैक्टिक एसिड बनेगा। इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में आएगा लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एरोबिकली जो एनर्जी रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा है, दैट इज 38 एटीपी, और एनारोबिकली बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 2 एटीपी। Thirdly, it occurs in plant and animal cell. Aerobic respiration हर एक plant cell and animal cell में होगा, while anaerobic respiration and bacteria में, yeast में और human के muscle cell में होगा। ठीक है। और लास्टली हमने इक्वेशन लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मोलेक्यूल जो है वो 6 ऑक्सीजन मोलेक्यूल के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मोलेक्यूल रिलीज हो रहा है, और बहुत ज्यादा 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मोलेक्यूल स्प्लिट हो रहा है इथेनॉल में, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलेक्यूल रिलीज होंगे, और एनर्जी रिलीज होगी 2 एटीपी, right? This is all about the introductory part of respiration. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends, and subscribe it. Thank you.